बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप प्रेजेंटेशंस की स्लाइड्स बनाएंगे और सेकंड वन आप किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट के ऊपर जब आपने प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड्स बनानी है तो मटेरियल आपने कहाँ से लेना है। मटेरियल लेने के लिए आपने फर्स्ट के ऊपर क्या करना है, गूगल पे जाना है। बड़े इधर फोकस कीजिएगा, कहाँ पे जाना है, गूगल में जाना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टॉपिक है कॉसी कॉन्टेक्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टेक्ट। आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे, 2-3 वेबसाइट से आप सर्च करेंगे, आप वहां से मटेरियल लेंगे, उसको वर्ड फाइल के अंदर कॉपी पेस्ट कर दें। डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर आएंगी ना, उसको वहां से लेके कॉपी पेस्ट करके आपने रख लेना है। आपने कहीं पे भी एआई टूल या चैट जीपीटी या ओरेकल चैट जीपीटी हो गया या अदर जो एआई टूल्स है उसको यूज नहीं करना कि ऑटो जनरेटेड आपको स्लाइड्स दे दे। आप कहेंगे सर हमें क्यों ये कह रहे हैं कि आप ऑटो जनरेटेड ना हो, क्योंकि उसमें जनरल मटेरियल होता है, अपडेटेड और स्पेसिफिक डेफिनेशंस नहीं होती। ना आपने गामा ऐप को यूज करना है कि आप कहते हैं गामा एआई टूल्स कि आप कहें हमें जनरेटेड मिल जाए और हम एज इट इज प्रेजेंट करें। अब बेटा जब आपने स्लाइड्स प्रेजेंट करनी है ना, पीपीटी के अंदर आपने बनानी है, तो कोशिश करें उसका जो फॉन्ट साइज है वो 22 टू 32 रखें, ताकि जो लास्ट के ऊपर देखने वाला है उसको भी नजर आए। सेकंड, आपकी जो स्लाइड्स होंगी वो इतना ज्यादा मटेरियल उसके अंदर ऐड नहीं करता, जस्ट आपने 5 to 6 बुलेट्स जो हैं पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स वो ऐड करनी है। एक्सप्लेन आपने खुद करना है, ठीक है। जितने भी आपके वर्ड्स होंगे, फॉर एग्जांपल कहीं का कोई डेफिनेशन आपको जरूरत है तो उस डेफिनेशन को लाजमी ऐड करें। और हर सेंटेंस पैराग्राफ अगर है कोई इस तरह का तो वो आपका जस्टिफाई होना चाहिए। ये तो था आपकी पीपीटी के हवाले से। अब किस तरह से आपने प्रेजेंट करना है, तो जैसे कि आपके पास फर्स्ट के ऊपर यहाँ पे टॉपिक आ गया, अब ये प्रोजेक्टर के ऊपर यहाँ पे स्लाइड्स ऑलरेडी शो हो रही हैं और यहाँ पे सिस्टम है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे और शुरू कर देते हैं ऐसे हाथ रख के, Cauchy contact and performance of Cauchy contact, what is the definition of Cauchy contact। अच्छा वो पढ़ यहाँ से रहे तो बड़े इसका जेन्युइन जो तरीका होता है ना, आप प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने ऑडियंस के साथ कि जब भी किसी स्टूडेंट ने प्रेजेंट करना तो वो यहाँ पे करे। आपने रीड भी यहाँ से करना है, तो अगर आपको एम्बिग्विटी है, यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है वर्ड्स के अंदर, आपको नजर नहीं आ रही, तो जो लिसनर है उसको कैसे नजर आएगा। सिंपल। तो आपने इस तरह से लिखना है, आपका फॉन्ट साइज इस तरह से होना चाहिए कि आप यहां से रीड कर सकें। सेकंड, फॉर एग्जांपल अगर आपने जब प्रेजेंट करना है यहां से, तो बेटा कोशिश करें कि फॉर एग्जांपल अगर ये डेफिनेशन है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, रीड कर रहा हूं, तो जब मैं रीड करूंगा ना, Cauchy contact is not an actual contact but an obligation, तो मैं यहां पे हूंगा और मेरे जो पोजीशन है, आप देखें मेरे जो लेग्स हैं उनकी पोजीशन फर्स्ट यहाँ पे ये शो करवाती है कि मेरी डायरेक्शन यहाँ पे है, एंड सेकंड वन थोड़ा सा मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए ये क्या हो रहा है कि मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जो यहाँ पे रीड भी कर रहा हूँ और साथ में आपको डिलीवर भी कर रहा हूँ। तो बेटा जब फोकस, तो बेटा जब यहाँ पे आप रीड कर रहे हो तो आपका हेड ऐसे ना हो, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ओवर करते हैं ना किसी चीजों को तो वो आउट हो जाती है आपके माइंड के अंदर। तो आपने जब इसको रीड करना है ना ऐसे, और फिर जब आपने एक्सप्लेन करना है, आप किसी भी डेफिनेशन किसी भी पॉइंट पर आप एक्सप्लेन करते हैं तो फिर आप यहाँ पे आ जाए। इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टर की जो लाइट है वो आपके फेस के ऊपर पड़ रही है और आपको शायद जब फर्स्ट टाइम एज स्टूडेंट आप प्रेजेंट करते हैं ना तो थोड़ी सी एम्बिग्विटी होती है, हेजिटेशन होती है कि शायद ये मुझसे अच्छे से नहीं हो रहा, मैं प्रॉपर्ली लोगों को देख नहीं पा रहा। लेकिन आप जब यहाँ पे देखते हैं ना, आपका फेस जो है एक्सप्रेशन वो क्लियर है लिसनर्स को। अब आप जब उनसे बात करेंगे ना, आईज की तरफ मूवमेंट होगी तो वो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगी, वो आपकी बातों को सुनेंगे। फिर जब आपने एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, तो फिर आप इसको एक्सप्लेन करें।
अब जब आपने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करनी है ना, तो देखें आप ये जो हैंड्स की मूवमेंट है ना, पोस्चर जेस्चर्स होते हैं, तो बेटा कोशिश करें ये आपके जो शोल्डर्स हैं, इन बिटवीन शोल्डर्स हो, आपकी जो हेड है ना, ये चिन इससे नीचे, और यहाँ ये चेस्ट, इसके दरमियान आपने बात करनी। अब आपको कैसे लगेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बात करूं, ऐसे, या मैं हाथों को बहुत ज्यादा इस तरफ लेके जाऊं, तो चीजें और हो रही है ना। यस सर। आपको आपने क्या पता नहीं ये कितनी बड़ी बात हो रही है। यस सर। इट्स वेरी डिफिकल्ट। यस सर। तो आपने बात क्या करना है, ये जो शोल्डर्स है, जस्ट लाइक आपका एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक जेस्चर होता है ऐसे। यस। ये शोल्डर से आउट है। व्हाट इज दिस? ये व्हाट इज दिस? पता नहीं ये यार। तो अगर आप इस तरह से करोगे ना, इस तरह से पोस्चर्स होंगे, तो फिर अंडरस्टैंड नहीं होंगी चीजें। आपने इसको इधर लेके आना है, हैंड को क्लोज करें, कम्युनिकेट करें अपने फिंगर्स के थ्रू, अपने फेस एक्सप्रेशन के थ्रू, अपनी आईज कांटेक्ट के थ्रू। जितना आप अच्छे से अपने आई कांटेक्ट दूसरों के साथ बना के रखेंगे, उतनी ही आपका कॉन्फिडेंस जो है और इंक्रीज होगा जी। और आप लोग आपकी बातों को समझेंगे। अच्छा, ये तो फर्स्ट। अब सेकंड पे क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं, अब जब आप खड़े होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप लेट गए, आप खड़े हैं, आप बात कर रहे हैं, तो अब हैंड तो ऐसे नहीं होंगे ना, सम टाइम आप डाउन भी करते हैं। तो कुछ बच्चे करते क्या है, अब देखिए बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बॉडी लैंग्वेज कैसे इंपॉर्टेंट है कि कुछ बच्चे आते हैं वो यहाँ पे खड़े हो गए। हाँ जी। अब आपको ये कैसे लग रहा है, क्रिकेट इलेक्शन जैसे आप बड़े रिस्पेक्ट की पोजीशन में खड़े, कोई तिलावत वगैरह हो रही है, ऐसा नहीं। कुछ लोग ना ऐसे होते हैं, ये वाली जो चीजें होती है ना, ये ऐसे खड़े हो जाते हैं। इट्स मीन कि आप अपने आप को सपोर्ट दे रहे हैं। शायद आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है, सैड या कोई इस तरह की, आप बहुत ज्यादा ना सोच रहे हैं इस चीज के बारे में, डिफिकल्ट आपको चीजें फेस, तो ना तो आपने ऐसा, कुछ बच्चे फिर ऐसे खड़े हो जाते हैं। ये भी बड़ा रिलैक्सिंग पोस्ट है, आप कोई काम तो नहीं कर रहे ना, आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी ये वाली पोजीशन भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कुछ क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, या ऐसे भी नहीं करना। आप हमेशा जब बात करें अपने बॉडी लैंग्वेज से, तो आपकी जो बॉडी है वो कुछ इस शेप में होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सीधा भी ऐसे आपसे कम्युनिकेट करूं, तो जो दोनों आपके लेग्स हैं ये थोड़ा सी वी के शेप में होने चाहिए। इट्स मीन मैं इस साइड को भी कवर कर रहा हूं, मैं लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं दोनों को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये ट्रू पोजीशन है। और आपकी बॉडी थोड़ा सा आपने ऐसा भी नहीं करना, ऐसे आप खड़े हो, वो भी बड़ा अजीब लगता है। आप यहाँ पे कोई बॉडी बिल्डिंग की पोज नहीं दे रहे, ठीक है? तो आपने सिंपली क्या करना, आपने प्रेजेंट करना है। तो इन बॉडी लैंग्वेज को आपने लाजमी तौर पर आप देखेंगे, ये आप प्रैक्टिस कैसी होगी, एक मिरर है उसके सामने आप अपने आप को खड़ा करें और फिर देखें, वहां पे आप इन जेस्चर और पोस्चर्स को, नॉर्मल कम्युनिकेट को आप आजमाने की कोशिश करें। आपको फील होगा कि हाँ यार, जो फर्स्ट वाला सेकंड वाला रिहर्सल था ना, ये थर्ड वाला उससे बेटर है। और मिरर में जैसे आप शो होते हैं ना, आप असल में हैं भी वैसे। मिरर आपको गलत है नहीं बताता। तो ये बेटा चीजें आपने लाजमी करनी। इसके बाद अपीयरेंस की बात करें ना, तो नॉर्मली तौर पे वैसे तो आपका होना चाहिए फ्रंट कोट होना चाहिए आपकी ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। अगर नहीं भी है, मैं इस चीज को नहीं समझता, होनी चाहिए, अगर नहीं भी इट्स वेरी गुड। लेकिन आप जब बात कर रहे हो ना, किसी भी टेबल के ऊपर आप बैठे हैं, किसी भी जगह के ऊपर, तो आपके अंदर वो चीज शो हो कि ये बंदा ना एक प्रोसेस में से गुजर के आया, उसने बहुत सी चीजों को फेस किया और ये कॉन्फिडेंट पर्सन है। आपकी बातों से, आपके कम्युनिकेशन स्टाइल से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये शो हो कि यस दिस इज अ गुड पर्सनालिटी। और कहते हैं ना कि जब आप बोलते हैं ना, तो कैसे पता चलता है दिस इज गुड, दिस इज बैड, दिस इज एक्सीलेंट, दिस इज न्यूट्रल, दिस इज नाइस, दिस इज गुड, दिस इज एक्सीलेंट। तो एक्सीलेंट आपका पता चलता है आपकी कम्युनिकेशन से। लेकिन कम्युनिकेशन इज द वर्बल एंड नॉन कम्युनिकेशन नॉन वर्बल। जब आप खड़े होते हैं ना, तो उससे पता चलता है यार इसका एटीट्यूड शो करवाता है, ठीक है? तो जब आप कम्युनिकेट करते हैं उससे तो फिर एवरीथिंग क्लियर हो जाता है।
ठीक है, कि आपने किस तरीके से उस टास्क को प्रिपेयर किया। तो बड़े इसको मेक श्योर कीजिएगा अपने प्रेजेंटेशंस के हवाले से। माशाल्लाह आपकी सीनियर क्लास है और आपको इन तमाम चीज़ों की गाइडेंस होनी चाहिए। ये कुछ टेक्निक्स थी जो कि मैं समझता हूँ आप इंशाल्लाह इसको यूज करेंगे अपने फ्यूचर के अंदर। और ये ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है, जस्ट आपने प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने थोड़ा सा इसका रिहर्सल करना है, तो इसके बाद क्या होगा, एवरीथिंग विल बी एक्सीलेंट, आप एक्सीलेंट तौर पे परफॉर्म करेंगे। और किसी भी ग्राउंड के ऊपर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है लास्ट के ऊपर कि आप कोई भी टॉपिक है उसकी रिहर्सल लाजमी किया करें। देखें आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं टॉपिक, अगर आपके पास वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसको, आपको, यानी मुझे खुद वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर ही मैं किसी दूसरे को समझा सकूंगा ना। अगर मुझे ही वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्या मैं किसी दूसरे को वो चीज अंडरस्टैंड करवा सकूंगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो आप रिहर्सल करें, खुद से स्लाइड बनाएं, रिवाइज करें, इस तरह का एरर ओमिशन तो नहीं है, बहुत ज्यादा इसके अंदर वेटेज वगैरह ना हो, पॉइंट्स लिखें, खुद से एक्सप्लेन करें। बेसिकली ये जो प्रेजेंटेशंस होती है ना, ये आपको बिल्ड करती है फॉर द फ्यूचर पर्पसेस। आप किसी सेमिनार के अंदर है, किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर है, कहीं पे ऐसा डेकोरम आपको मिलता है जहाँ पे आपने प्रेजेंट करना है, तो वहाँ पे आप इजीली तौर पे ये तमाम चीज़ों आपको पता हो तो आप आसानी के साथ वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने आप को शो करवा सकते हैं कि व्हाट आई एम। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से। तो नेक्स्ट जो है वो हम जो आपकी प्रेजेंटेशंस होगी वो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर होगी। जो रिमेनिंग स्टूडेंट है वो मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अपकमिंग के अंदर कवर हो जाए क्लासेस के अंदर। और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है ये जो टॉपिक्स हैं जो कि फाइनल में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम दोबारा से इसकी रिहर्सल करेंगे और एक तरह से रिवाइज करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। जी सर, अल्लाह हाफ़िज़।